हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इस एनालिसिस में मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ जो डिफरेंट आइडियाज़ है वो किस तरीके से एग्ज़ाम में इस्तेमाल हो सकते हैं प्री और मेंस में, वो बताने की कोशिश करूंगा। ये जो भी एनालिसिस है आपके जो ऑफिशियल सिलेबस है यूपीएससी और डिफरेंट स्टेट पीसीएस का, उसके लिहाज से है। और सेकेंडली जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है प्री के और मेंस के लास्ट 20 to 25 ईयर्स के यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस के, तो उसमें जो ट्रेंड रहा है, जो आइडियाज़ लगातार पूछी गई है, उसके हिसाब से चीज़ें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। नेक्स्ट, एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे एकेडमी से सीधा जुड़ सकते हैं थ्रू फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स, जिसमें हम आपको लगभग एक साल के अंदर इन फाउंडेशनल कोर्स एक साल के अंदर आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। इसी के साथ कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएंगी फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। इसी के साथ रेगुलर टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा फॉर प्री एंड मेंस। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें आप एनरोल होकर आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उसको कैटर किया जाएगा, आपको पर्सनलाइज गाइडेंस प्रोग्राम दिया जाएगा। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए, एडमिशन प्रोसीजर वगैरह एंड फी वगैरह के बारे में जानने के लिए आप 6002417488 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक बात कर रहा है टाइम फॉर इंडिया टू हैव बिग एंड क्विक रिफॉर्म। तो ये जो बिग एंड क्विक रिफॉर्म है, ये बात कर रहा है रिगार्डिंग इंडियाज इकोनॉमी, एनर्जी एंड पावर सेगमेंट, इंक्लूडिंग लेबर रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म एसेट्रा। तो आज हमारे देश में अगर हम विकसित भारत बनने का जो पॉलिसी रखे हुए हैं कि हमें विकसित भारत बनना है बाय 2047, और अभी जो अमृत काल है, मतलब आज़ादी के 100 साल होने तक का जो समय है वो है आपका अमृत काल। तो इस अमृत काल के समय पे हमें इकोनॉमी का हर सेगमेंट को डेवलप करवाना काफ़ी ज़रूरी है। और उसके लिए हमें ज़रूरी क्या है कि इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाला हर चीज़ में हम क्विक रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करें, ताकि इंडिया में प्रोडक्टिविटी बेटर हो, बेटर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, बेटर एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी डेवलप हो, जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो डाइवर्सिफाई हो, क्वालिटी वाइज कम्पिटिटिव हो, प्राइस वाइज कम्पिटिटिव हो। तो उसके लिए अभी करना क्या है, फ्रंट लोड डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने ज़रूरी है। तो कौन से सेगमेंट में, लैंड में, लेबर में, कैपिटल में, एनर्जी में एंड लॉजिस्टिक्स में, ताकि हम इफ़िशिएंट तरीके से अपने जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको अचीव कर सके, रिड्यूस कर सके जो बिजनेस फ्रिक्शंस है, और जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है उसको आपका इंक्रीज कर सके। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन रेडी कोड्स को डेवलप करना होगा फॉर एनवायरनमेंट, फॉर लेबर, फॉर कस्टम एंड ऑल। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं अफोर्डेबल पावर के बारे में बात किया गया है। तो जो पावर का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका या तो अफोर्डेबल नहीं है, या फिर एक्सेसिबल नहीं है, या फिर अवेलेबल नहीं है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। लैंड एंड लॉजिस्टिक्स को लेके बहुत सारी चैलेंजेस देखी जाती है, और जो लैंड है उसमें आपका स्टेट का ज़्यादा रोल रहता है। तो जो भी जितने डिफरेंट 28 स्टेट है, उन 28 स्टेट को टाइम बाउंड तरीके से लैंड रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाना होगा। फिर माइनिंग एंड क्रिटिकल मिनरल्स के सेगमेंट में हमें डोमेस्टिक जो वैल्यू चेन है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, फार्मा का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको डेवलप करवाना ज़रूरी रहेगा। फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में हमें एमएसएमई जैसे, स्टार्टअप जैसे जो सेगमेंट्स है उनको आगे बढ़ाने होंगे। उसके लिए आपका जो उनको आपका सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहिए, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है उसको कम करना, जो क्रेडिट की फैसिलिटी है उसको आगे बढ़ाना, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए उसको आगे बढ़ाना, स्किल जो चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप का उसको आगे बढ़ाना, उन सभी चीज़ों को हमें आगे ले जाना होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, गो बिग करना है, गो फास्ट करना है, गो कोऑर्डिनेटेड करना है। ओके, तो गो कोऑर्डिनेटेड में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेगमेंट, एकेडमिया, सभी को हमें साथ लेके चलना होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, अपना जो विकसित भारत का गोल है बाय 2047 उसको अचीव कर सकते हैं। और उसको अचीव करने के लिए रास्ते में हमें जो भी चाहिए, सोसाइटियल जो अंडर डेवलपमेंट है, एजुकेशन में, स्किल में, इन सभी को आगे बढ़ाना,
ओके, फिर एग्रीकल्चर में जो आपके लेक्यूनस है उनको ठीक करना, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में जो लेक्यूनस है, जो आपकी एनर्जी है, पावर है, क्रिटिकल मिनरल्स है, इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाना ज़रूरी रहेगा। बाकी ध्यान रखिएगा, ये जो भी टेम्पलेट्स है, ये जो आप डार्क पॉइंट्स में देख रहे हैं ना, ये टेम्पलेट्स है। इन टेम्पलेट्स को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है ताकि मेंस में आप 150 से 250 वर्ड के अंदर आंसर को लिख सके, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आंसर 150 से 250 वर्ड के अंदर लिखना है और उसमें आपको ज़रूरी वर्ड्स ही आपको उसमें समेटने ज़रूरी रहेंगे, जैसे चीपर पावर, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी, फास्टर जीएसटी, कस्टम रिफंड्स एंड ऑल। इस तरीके से आपको चीज़ें लिखनी होंगी। बाकी जब पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी ये जो आर्टिकल है ना, इसमें आपका डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, जैसे फैक्टर मार्केट्स क्या है। तो अभी मार्केट में डिफरेंट मार्केट फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम इनपुट कह सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स। तो इन सभी चीज़ों में जो भी आपकी रेगुलेशन ओवर है उसको हमें डीरेगुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो इन सभी चीज़ों को एक बार आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। ओके, तो दूसरे टॉपिक की ओर देखने से पहले हम देख लेते हैं वे फॉरवर्ड में क्या करना है। फर्स्ट 100 डेज में हमें मॉडल, रूल एंड टाइमलाइंस को सेट करना है। नेशनल लैंड टाइटलिंग मिशन को लाना है। ओके, ताकि हम क्या कर सके, जो लैंड म्यूटेशन है, लैंड को लेके जो डिस्प्यूट्स है उनको दूर कर सके। फिर जो डिस्कॉम है, ओके, उनको आपका जो नॉन प्रॉफिटेबिलिटी था, लॉस था, उसको टेकल करना ज़रूरी है, जैसे स्मार्ट मीटर प्लान को फाइनलाइजेशन करना, फीडर सेग्रीगेशन करना, डोमेस्टिक लाइन अलग होगा, इंडस्ट्रियल लाइन अलग होगा। तो उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट देखने को हमें मिलेगा। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम फाइटर्स। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए देश को आज़ादी दिलवाई। ओके, तो उनका जो ड्रीम था, आप चाहे उसमें गांधी जी का ड्रीम हो, बी आर अम्बेडकर जी का ड्रीम हो, ओके, नेहरू जी का ड्रीम हो, या फिर मैनी अदर लीडर्स जो थे आपके, ओके, सुभाष चंद्र बोस जी का ड्रीम हो, तो जो भी हमारे नेशनल लीडर्स थे उनका जो ड्रीम था, ओके, टू मेक इंडिया अ प्रॉस्पर नेशन, अ सेल्फ रिलायंट नेशन। तो उसके लिहाज से हम अगर देखें तो हम कितना आगे बढ़े हैं और कितना हमें काम करना बाकी है। तो अभी जो कंटिन्यूटी है, जो थेसिस दिया था हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कि हमें स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल, बाय बाल गंगाधर तिलक जी, बाय गांधी जी। तो स्वराज को हमें और आगे ले जाना है। तो स्वराज में अभी हमने लोकल सेल्फ रूल को आपका डेवलप किया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लाइक पंचायत, अंडर 73rd, अंडर 74th म्यूनिसिपैलिटी। ओके, स्वदेशी में हमने सेल्फ रिलायंस को अचीव करने के लिए आत्मनिर्भर भारत स्कीम को लाया है। ओके, तो उसके तहत आपका डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, स्पेस में हो, ओके, फिर आपके एग्रीकल्चर में हो, एग्रीकल्चर में हम इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन को भी लिंक करके देख सकते हैं। तो जो थेसिस दिया है बाई आवर फ्रीडम फाइटर्स, तो उनको हमें आगे बढ़ाना है। स्वराज, स्वदेशी, सोशल जस्टिस, अभी बहुत हमारे सोसाइटी में हम देख सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, तो इनको दूर करके सभी का डिग्निटी को इंश्योर करना है, ताकि देश में जो यूनिटी है उसको बरकरार रखी जा सके डाइवर्सिटी के अंदर। ओके, तो ये सभी चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना ज़रूरी रहेगा। इसी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। ओके, लीगल कोड को जो ओवरहोलिंग किया है, जो आपका एक कॉलोनियल लेगेसी था, आईपीसी, सीआरपीसी, उनको हटा के अभी हमारे देश ने बीएनएस को लाया है। ओके, फिर आपके जो एविडेंस एक्ट है उसको भी चेंज किया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भी चेंज किया है। तो इन सभी चीज़ों को हमें फर्दर कंटिन्यूएशन में रखना ज़रूरी है। और जो हमारा देश है, उसके जो यूथ है और जो पॉपुलेशन है, उनका माइंड को भी क्या करना है, क्लीन करना ज़रूरी है, डीकोलोनाइजेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि जो माइंड है अभी भी कॉलोनाइज्ड है। ओके, लाइक अब आप लैंग्वेज में ही देख लीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम ज़्यादा प्राधान्य देते हैं। क्यों? बिकॉज ये कॉलोनियल मेंटालिटी है और हम वर्नाकुलर जो हमारा लैंग्वेज है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। इसी के साथ जो ट्राइबल हमारे भाई बंधु है, ओके, उनको भी डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए हम बिरसा मुंडा जी का जो आपका जो उनका आइडियल है, या फिर अंबेडकर जी का जो आइडियल है, उन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाना ज़रूरी रहेगा। तो क्या है, ये क्वेश्चंस आपके जीएस पेपर 1 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पूछ ली जा सकती है, रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ इंडियाज फ्रीडम फाइटर्स। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। बाकी जो स्वदेशी को अभी बताया था, आत्मनिर्भरता या फिर आत्मनिर्भर भारत स्कीम इन इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पेस, ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। फिर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, साक्षर संहिता है, तो इन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने स्वराज और आपके स्वदेशी को पाने की कोशिश की है। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो भी आइडियाज़ हमने पढ़े हैं ना, ये आपके डिफरेंट सेगमेंट में, आप ऐसे में भी कहीं इन चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी ये टॉपिक समझ लीजिए कि ऐसे में आ गया, रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ इंडियाज फ्रीडम फाइटर्स, फुल स्टॉप। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का एक आप जो निचोड़ है वो आप रख सकते हैं। बाकी आर्टिकल 370 क्या है, इसके बारे में आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो ये सभी देखने ज़रूरी रहेंगे। तो वे फॉरवर्ड में क्या करना है, इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी फॉर मेमोरी, क्रिमिनल जस्टिस कैपेबिलिटी को बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका क्या है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमें लैग देखने को मिलता है। लाइक हाई कोर्ट में जैसे आपके 50% तक डिफरेंट हाई कोर्ट में वैकेंसीज आपकी खाली है, जिसके वजह से डिले हो रहा है। ओके, पेंडेंसी ऑफ केसेस आपके लगभग 5 करोड़ है, अंडर ट्रायल्स लगभग 76% है। तो इन सभी चीज़ों को कम करना है। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जगह फ्रिक्शन देखा जाता है, इनको दूर करना ज़रूरी है, ताकि हम क्या कर सके, एक साथ डेवलप कर सके पूरे देश को। ओके, सिविक एजुकेशन को दिलाना काफ़ी ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी रखना, गुड गवर्नेंस रखना, ये सभी काफ़ी ज़रूरी है। फिर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, तो बीपीएससी हो, एपीएससी हो, उसके पर्सपेक्टिव से आपको इन चीज़ों को देखना है कि आपका जो स्टेट है, आप जिससे बिलोंग करते हैं, उसमें किस तरीके से ड्रीम को फुलफिल करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है नो टैरिफ ऑन विजिटर्स, अट्रैक्ट देम। तो अभी इसमें टूरिज्म सेक्टर के बारे में स्पेशली बात किया गया है। तो अभी ऐसा है कि आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड में एक टैरिफ का वॉर चल रहा है। ओके, डिफरेंट नेशन क्या कर रही है, रेस्ट्रिक्ट कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट में। तो इंडिया क्या कर सकता है इसमें, कि हमारा जो आपका टूरिज्म सेक्टर है, जो लगभग 28 बिलियन डॉलर का है आज के समय पे, उसको हम 100 बिलियन डॉलर तक ले जा सकते हैं बाय नॉट इम्पोजिंग टैरिफ और बाय रिड्यूसिंग टैरिफ टू जीरो टैरिफ। तो उससे क्या होगा, आपके जो टूरिस्ट है वो अट्रैक्ट होंगे, और इंडिया में इतना ज़्यादा पोटेंशियलिटी है टूरिज्म सेगमेंट का, कुजोराहो हो, कोणार्क हो, जैसलमेर हो, काजीरंगा हो। ओके, तो इनको हम किस तरीके से देख सकते हैं, सिविलाइजेशनल टूरिज्म, बायोडाइवर्सिटी टूरिज्म, क्यूजिन के रिलेटेड टूरिज्म, कोस्ट लाइन के रिगार्डिंग जो टूरिज्म है, हिमालय रीजन को लेके जो टूरिज्म है, इनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो अभी देश का इकोनॉमी में लगभग 5 से 10% जो आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म से है। करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाता है टूरिज्म, और टूरिज्म का मल्टीप्लायर इफेक्ट भी देखा जाता है। अगर टूरिज्म डेवलप हुआ तो उससे क्या होगा, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, ये डेवलप होंगी। ओके, फिर विलेज इकोनॉमी जो है वो डेवलप होगा। इसी के साथ आपके जो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट है उसमें डेवलपमेंट होगा, जॉब क्रिएशन होगा। तो इसका रिपल इफेक्ट, मल्टीप्लाइंग एक इफेक्ट देखा जाता है, इकोनॉमी के दूसरे सेगमेंट को भी ये बूम करता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, आपका टूरिज्म को फास्ट, इंक्लूसिव एंड एक्सपोर्ट सब्सटीट्यूट करना ज़रूरी है, क्रिएट करना है वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन को। ओके, फिर आपका जैसे हृदय का एक आपका स्कीम है टूरिज्म को लेके, फिर आपका इनक्रेडिबल इंडिया स्कीम है। तो इन सभी चीज़ों को हम, स्वदेश दर्शन स्कीम है, इन सभी चीज़ों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। गवर्नेंस रिफॉर्म करना ज़रूरी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल हम बना सकते हैं, ताकि हम क्या कर सके, टूरिज्म सेगमेंट में डेवलपमेंट कर सके। सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी, अर्बन डिज़ाइन, क्राउड मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट। ओके, फिर जो रेड टेपिज्म है उसको कट करना ज़रूरी है, और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को और डेवलप करना ज़रूरी है। मार्केट को डेवलप करना है बाय इंक्लूडिंग डिफरेंट स्टार्टअप इन डिफरेंट सेगमेंट, लाइक टिकट बुकिंग में हो, होटल बुकिंग में हो, फिर आपके ट्रांसपोर्टेशन में हो। ओके, तो जॉब एंड स्पिल ओवर, जो अभी बताया कि जॉब तो क्रिएट होंगी, उसका स्पिल ओवर भी देखा जाएगा इन डिफरेंट सेगमेंट। ओके, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइवलीहुड क्रिएशन होगा। आई होप आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बाकी जो भी की टर्म्स इस्तेमाल की है, स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है, तो ये एक ऐसा आपका अरेंजमेंट है जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनी मिलके क्या करती है, एक पर्टिकुलर चीज़ को डेवलप करती है। तो अभी प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल रेफर्स टू, तो क्या है, तब आपको आंसर करना होगा। और टूरिज्म से क्या होता है, एक सॉफ्ट पावर का, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी हम डेवलप कर सकते हैं, अपने कल्चर को क्या कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे ले जा सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही है। बाकी इवोल्यूशन कैसे हुआ है टूरिज्म पॉलिसीज़ का, उसको एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, ताकि आपका ऐसे में कोई टॉपिक बनता है तो उसमें आप लिख सकेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है की लीगल क्वेश्चंस ऑन एससी स्ट्रे डॉग्स ऑर्डर। तो स्ट्रे डॉग को लेके काफ़ी चर्चे में है न्यूज़ में अभी 2-4 दिनों से। कल से जो वर्डिक्ट आया है,
ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर रीजन में, दिल्ली आपके म्यूनिसिपैलिटी, दिल्ली जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको आपका स्पेशली म्यूनिसिपैलिटी को ये नोटिस किया है कि जो स्ट्रे डॉग है उनको शेल्टर होम में ले जाना चाहिए, और शेल्टर होम में ले जाके उनका आपका केयर करना काफ़ी ज़रूरी है, उनको वैक्सीनेट करना, उनका स्टेरिलाइजेशन करना, ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो इसमें अभी क्या है, ये जो आर्टिकल है इसमें एक डायलेमा है। एक तो हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ओके, कि आपका डॉग बाइट से ह्यूमन राइट्स वायलेट हो सकता है। डॉग बाइट हुआ, रेबिश हो गया, तो उससे आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है डैमेज होती है, काफ़ी फैटल है, लोगों का डेथ हो जाता है, और डॉग बाइट के केसेस बहुत देखे जाते हैं। इसका एक रीज़न तो ये भी है कि आपके हमारे डॉग का जो पॉपुलेशन है वो अनकंट्रोल्ड आपका ब्रीडिंग हो रहा है। दूसरे जो पेट ओनर्स है वो आपके डॉग को क्या करते हैं, स्ट्रीट पे छोड़ के चले जाते हैं, ये दूसरा रीज़न है। तीसरा ये है कि स्ट्रीट के बीच में बीचों बीच फीड करना डॉग को, ये आपका एक अदर रीज़न है। तो इसमें अभी क्या है, जब इंसान को बाइट करते हैं तो इंसान की जब जान चली जाती है तो उससे आर्टिकल 21 वायलेट होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर डॉग को पॉइजन किया जाए, उनको आपका मारा जाए, तो उससे एनिमल राइट्स वायलेट होता है। आखिर है तो एक जीव ही, उनकी भी फैमिली है, वो भी हमारे कम्युनिटी के ही एक पार्ट है, तो इसीलिए उनको कम्युनिटी एनिमल भी कहा जाता है। तो इसमें एक आपका जो मुद्दा है काफ़ी क्लासिकल है। क्लासिकल कैसे है कि इसमें, या फिर एक डायलेमेटिक मुद्दा है कि हमें ये समझना ज़रूरी है, हमें ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है और आपका एनिमल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एनिमल राइट्स भी आर्टिकल 21 के अंदर ही आ जाता है। तो ये राइट्स के सेगमेंट से हो गया राइट बेस्ड अप्रोच। दूसरा, अगर आप ड्यूटी बेस्ड अप्रोच देखें तो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है अंडर आर्टिकल 51 सब क्लॉज ए, तो उसमें जो कंपैशन की बात कही गई है टुवर्ड्स एनिमल, उसको दिखाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम ह्यूमन क्या कर सकते हैं, कंपैशनेट हो सकते हैं। अपनी जो आसपास के जो एनिमल है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको प्रोटेक्ट करना हमारा दायित्व है। ओके, और प्लस अगर डीपीएसपी के तहत से देखें तो उसका आर्टिकल 48A जो है वो कहता है कि आपका एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। एनवायरनमेंट के डिफरेंट जो एलिमेंट है इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी, एनिमल्स लाइक पेट डॉग, उनको भी प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, 3-4 जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, जो प्रोविजंस है, उसके लिहाज से चीज़ों को देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ओके, तो डॉग को हम क्या कर सकते हैं, शेल्टर होम में ले जा सकते हैं, इनको बेटर ट्रीट कर सकते हैं, इनको वैक्सीनेट कर सकते हैं, और आपका उसके बाद हम इनको खुला छोड़ सकते हैं कि एक बार स्टेरिलाइजेशन हो गया तो इनका ब्रीडिंग, आप ध्यान में रखिए कि एक डॉग का क्या होता है, 5-6 बच्चे होते हैं, तो उसको हम 1-2 तक कम कर सकते हैं। तो वो काफ़ी ज़रूरी रहेगा कि आपके जो एनिमल्स है वो भी एग्जिस्ट करे, ह्यूमन भी एग्जिस्ट करे। तो ये नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल के बारे में इसमें कहा गया है, ऑडी अल्टम पैटम जिसको कहा जाता है लैटिन में। ओके, तो ऑडी अल्टम पैटम क्या है, आपको दोनों साइड को देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन है तो हम खाली ह्यूमन राइट्स की ही बात करेंगे, जो एनिमल है उनका भी राइट्स को देखना ज़रूरी है। तो नेचुरल जस्टिस हमें इंश्योर करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑडी अल्टम पैटम क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। ओके, पास्ट में एपीएससी एग्जाम में पूछा भी गया है प्रीलिम्स में। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हाउ डज सैटेलाइट इंटरनेट वर्क। तो सैटेलाइट का जो इंटरनेट है वो कैसे वर्क करता है, या फिर सैटेलाइट इंटरनेट हमें आज के समय पे चाहिए ही क्यों, क्या इसका स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखा गया है। तो अभी ध्यान रखिएगा, सैटेलाइट इंटरनेट का जो आपका ट्रेंड है वो, जब आपका स्टार लिंक जो है इलॉन मस्क का कंपनी, और उनके जो सैटेलाइट है लगभग 4-5 हज़ार कुछ ऐसे आपके सैटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन है इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो अभी आप सैटेलाइट इंटरनेट को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, जो लियो है, लो अर्थ ऑर्बिट है, या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, और आपका मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, उस पर सैटेलाइट्स को छोड़ के। तो इसमें देख सकते हैं, ये इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से इसको मेंशन किया गया था, लेकिन थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है। फिर भी आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट्स को हम क्या कर सकते हैं, लियो, जियो और आपके मियो में सेंड करके, उसके बाद ग्राउंड बेस्ड स्टेशन रहेगा, उससे क्या होगा, कनेक्ट रहेगा, और ये ग्राउंड बेस्ड स्टेशन क्या करेगा, बाकी जो आपकी नेटवर्क की फैसिलिटी है वो कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। तो ये हो गया सैटेलाइट इंटरनेट कैसे वर्क करता है। दूसरा हो गया कि सैटेलाइट इंटरनेट हमें चाहिए क्यों, क्योंकि जो आपके टावर बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी है, या फिर ऑप्टिकल फाइबर रिलेटेड इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ग्राउंड बेस्ड जो वायर होते हैं, तो उस पर क्या होता है, आपके डिज़ास्टर कभी हो गया, वार हो गया, तो उस वैसे सिचुएशन में क्या है, या फिर कोई आपके पहाड़ी एरिया है, तो उसमें ये इसका फिजिबिलिटी काफ़ी कम है।
लेकिन जब सैटेलाइट आपके आसमान में रहेगा, उससे जब नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी तो उससे हम सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकेंगे। रूरल लेवल में जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है, ई गवर्नेंस का जो स्कीम है, फिर आपके रूरल लेवल पे टेलीमेडिसिन हो, ई हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, ये हम दे सकते हैं, ई एजुकेशन दे सकते हैं। जो गवर्नेंस रिफॉर्म में ई गवर्नेंस है, उसमें जो भी डिफरेंट पॉलिसीज़ को लोगों को देना है वो हम आगे बढ़ा सकते हैं। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के समय जो कनेक्टिविटी हमें चाहिए, एंड टू एंड कनेक्टिविटी, उसमें डिसरप्शंस काफ़ी कम रहेंगी। तो इन सभी पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को देख सकते हैं। डिफेंस सेगमेंट में भी इसका इस्तेमाल होगा फॉर सीमलेस कनेक्टिविटी अक्रॉस डिफरेंट आपके जो डिफेंस फोर्सेस है, नेवी, फिर एयरफोर्स, आर्मी। ओके, तो उन सेगमेंट से हमें ये आर्टिकल देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसके चैलेंजेस क्या है वो भी पूछे जा सकते हैं। चैलेंजेस में क्या होगा कि जब ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट हम भेजेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट हो या फिर आपके मिडिल अर्थ ऑर्बिट में हो या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हो, तो उससे क्या होगा, आपका जो स्पेस डेब्री का एक प्रॉब्लम है जिसको कैसलर सिंड्रोम भी कहा जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए जो स्पेस हमारा है उसको हमें क्या करना है, एथिकल यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है, उसका सस्टेनेबिलिटी को देखना भी काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा, इसका सैटेलाइट इंटरनेट का एक क्या है मुद्दा कि इसमें हाई टेक्नोलॉजी प्रिसीजन चाहिए, वो एक आपका चैलेंज हो जाता है। थर्ड हो जाता है कि सैटेलाइट इंटरनेट में जो आपकी अवेलेबिलिटी है या फिर अफोर्डेबिलिटी है, स्पेशली अफोर्डेबिलिटी फॉर आपके पोर पीपल, उसको भी वो भी एक कंसर्न रहेगा। तो ये कुछ 3-4 कंसर्न इसमें रहेंगे। और ध्यान रखिएगा, मैं आपको लाइन बाय लाइन पॉइंट पढ़ के नहीं समझा रहा हूँ, इसीलिए 1-2 पॉइंट मिस हो सकता है, तो उसको मैं अब मेरा उद्देश्य यही है कि आपको मैं जो पॉइंट है, ओके, जो मेन आइडिया है वो बता सकूं। बाकी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। नेक्स्ट है सीबीएसई प्लान्स ओपन बुक एग्जाम। तो अभी ओपन बुक एग्जाम होता क्या है, तो जब मैंने पहले ये कुछ साल पहले जब ये आइडिया को समझा था, तो मुझे भी काफ़ी अचंभा हुआ था कि ओपन बुक एग्जाम में क्या करना है, आप बुक को लेके एग्जाम दे सकते हैं। आपके साथ बुक रहेगा, आपके साथ जो क्वेश्चन है उसका सोर्सेज भी रहेगा। तो वही हो गया ओपन बुक एग्जाम। तो अभी सीबीएसई क्या कर रही है, ओपन बुक एग्जाम को प्लान कर रही है। तो ओपन बुक एग्जाम ये तो समझ में आ गया कि ओपन आप एग्जाम में बुक लेके एग्जाम को दे सकते हैं, क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। तो ओपन बुक एग्जाम का जो प्रोविजन है वो लाया क्यों गया है, बिकॉज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी। तो ओपन बुक एग्जाम न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो हम रोट लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मेमोरी बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको दूर करने के लिए। क्योंकि उससे क्या है, ह्यूमन का जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं होता है। ह्यूमन का ब्रेन का जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग है, फिर आपका इनोवेटिव थिंकिंग का जो एबिलिटी है वो डेवलप नहीं होता। स्टूडेंट क्या करते हैं, बेवजह बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं एग्जाम के लिए। तो इसीलिए क्या करना है, ओपन बुक एग्जाम में उनका जो प्रेशर है, जो रोट लर्निंग का जो नेगेटिविटीज़ है, उसको हमें माइनस करना है और क्वेश्चंस को इस तरीके से फॉर्म करना है कि वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेते हुए खुद से क्रिटिकल एनालिसिस कर सके और जो आपके क्रिएटिव थिंकिंग है उसका इस्तेमाल कर सके। तो इसीलिए ओपन बुक एग्जाम के बारे में चर्चा चल रहा है इन सीबीएसई की, वो प्लान कर रहे हैं ओपन बुक एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। तो अभी ये जो आर्टिकल है लग सकता है कि थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखिएगा लास्ट ईयर एपीएससी में ऐसे में ओपन बुक एग्जाम के बारे में पूछा गया था। ओके, तो इसमें सभी चीज़ें अलाइन की गई है विथ एनईपी। किस तरीके से यह क्या करेगा, आपके स्टूडेंट का बर्डन कम करेगा। स्टूडेंट कोई प्रेशर कुकर तो है नहीं, उनका जो थॉट है, उनका जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसको डेवलप करना एजुकेशन का मेन उद्देश्य है। ओके, तो इस लिहाज से ओपन बुक एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट स्पोर्ट गवर्नेंस बिल। तो स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल अभी आपके लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा में डिस्कशन प्रोबेबली पास हुआ है। ओके, नेशनल स्पोर्ट्स बिल यही कहीं होगा। यस, राज्यसभा क्लियर द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025। तो इसको स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को क्यों लाया जा रहा है, ताकि जो हमारे देश में स्पोर्ट्स है उसको बेटर तरीके से गवर्न किया जा सके, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है उसको लाई जा सके, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके और बेटर रिजल्ट हम अचीव कर सके इन स्पोर्ट्स। ओके, देश का नाम को हम आगे बढ़ा सके इन डिफरेंट स्पोर्ट्स इन इंटरनेशनल एंड नेशनल कैटेगरी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, जो बीसीसीआई है, जो आपका क्रिकेट को कंट्रोल करती है, जो एक आपका कंट्रोलिंग बोर्ड है, तो बीसीसीआई को लेके थोड़ा मुद्दा इसमें आया है कि जो आपका बीसीसीआई है वो
आपके अभी आरटीआई एमबिट के अंदर नहीं आएगा, जबकि बीसीसीआई को लेके काफ़ी बार चर्चा हुआ है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने, लॉ कमीशन ने भी कहा है कि बीसीसीआई को आरटीआई के तहत आना चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई क्या करती है, वर्ल्ड की सबसे जो आपकी अमीर क्रिकेट बोर्ड है, तो इसमें आपके पैसे की क्या हो सकती है, मिसमैनेजमेंट हो सकता है। फिर बीसीसीआई प्लेयर्स को सिलेक्ट करती है, टीम को सिलेक्ट करती है, उसमें भी आपका क्या हो सकता है, जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये देश के लोगों को जानने का हक होना चाहिए थ्रू आरटीआई कि बीसीसीआई किस तरीके से आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, सिलेक्शन के डिसीजंस या फिर पैसे के डिसीजंस, या फिर किस तरीके से जो उनके पैसे आ रहे हैं, उनके पास फी आ रही है, वो उसका किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी बीसीसीआई ध्यान रखिएगा, जो आरटीआई एक्ट है, वो आरटीआई एक्ट में हम हर किसी डेटा को हम नहीं मांग सकते हैं, जो पब्लिक अथॉरिटी है उसी डेटा को मांग सकते हैं, ऐसा कहता है आरटीआई का जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 8 है। तो अभी बीसीसीआई क्या है, आपका एक सोसाइटी, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है, तमिलनाडु का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 1975 में ये फॉर्म हुआ है। और ये गवर्नमेंट से कोई आपकी सीधा सीधा कोई आपकी फ़ी वगैरह या फिर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो रिसीव नहीं करती है। तो इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये आरटीआई के तहत नहीं आएगा। लेकिन फिर भी क्या है, बीसीसीआई बहुत कुछ रिसीव करती है गवर्नमेंट से, लाइक आपके टैक्स फ्री, उनके जो कमाई होते हैं उसमें टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री होता है। फिर बीसीसीआई जो डिफरेंट स्टेडियम एंड ऑल को सेटअप करती है, या फिर जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करती है उसमें टैक्स फ्री होता है, या फिर जो लैंड उनको मिलता है उसमें आपका एकदम कंसेशनल रेट में मिलता है। तो अभी एनजीओ जो होते हैं हमारे देश में, वो भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आता है, लेकिन उनको जब गवर्नमेंट फंडिंग मिलता है या फिर गवर्नमेंट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट असिस्टेंस मिलता है, तो वो क्या होती है, आरटीआई के तहत आ जाती है। तो इसीलिए अभी ये क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को बीसीसीआई को भी समेटना चाहिए था, ताकि बीसीसीआई आरटीआई के तहत आ सके और बीसीसीआई के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन की जा सके। तो ध्यान रखिएगा, इन फ्यूचर इस तरीके के क्वेश्चन बनने की संभावनाएं पूरी रहेगी। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, लास्ट आर्टिकल है, बेंजामिन नेतन्याहू's पुश फॉर अ नो स्टेट सोल्यूशन। तो अभी बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, तो अभी बेंजामिन नेतन्याहू क्या कर रहे हैं, जो 2 स्टेट का सोल्यूशन है आपके जीव पीपल के लिए इजराइल और पैलेस्टीनियन पीपल के लिए पैलेस्टाइन, तो उसको वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अभी अगर पुराना हम हिस्ट्री इसका देखें तो 1917 में आपका बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था, और इसको सपोर्ट किया था ब्रिटेन ने कि जीव को एक होमलैंड मिलेगा इन पैलेस्टाइन रीजन, क्योंकि पैलेस्टाइन क्या है, हिस्टोरिकली पैलेस्टाइन से जीव का कनेक्शन है, कल्चरल रिलीजियस कनेक्शन है। तो ठीक है, पैलेस्टाइन में जगह मिलेगा, बेल्फोर डिक्लेरेशन में कहा। 1948 में आपका क्या हुआ, इजराइल का क्रिएशन भी हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, पैलेस्टीनियन डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो कि सही नहीं है। ओके, कोई इंसान अगर पहले से रह रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होना सही नहीं है। किसी और इंसान जाके वहाँ बस रहा है, उनको स्टेट मिल रहा है बिकॉज ऑफ सब हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, वो सही है, लेकिन पैलेस्टाइन को डिस्प्लेस करके किसी को स्टेट बनाना सही नहीं है। तो इसीलिए क्या हुआ, आपका 1967 में आप देख सकते हैं इजराइल को जगह मिली ही थी, पैलेस्टाइन में इजराइल फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन फर्दर क्या किया, वेस्ट बैंक, गाजा, ईस्ट जेरूसलम, इनको भी ऑक्युपाई कर लिया गया बाई इजराइल। ओके, तो उसके बाद चीज़ें और ग्रीम हो गई। 1993 और 1995 के बीच ओस्लो एकॉर्ड हुआ, तो इसमें प्रॉमिस किया गया कि इस 2 स्टेट फ्रेमवर्क रखा जाएगा, 2 स्टेट बनाई जाएंगी। तो ये काफ़ी सही है कि आपके जो 2 ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, दोनों को ही सेल्फ जो गवर्नेंस का राइट है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, अपने नेशन को प्रोटेक्ट करने का राइट है, तो उसको अगर ग्लोबल लेवल में रिकॉग्निशन मिल गया ओस्लो एकॉर्ड के तहत कि 2 स्टेट सोल्यूशन इसका आना चाहिए, और आज के समय पे जो चल रहा है उस हिसाब से तो आना ही चाहिए, क्योंकि आपका बहुत जो सिविलियन पॉपुलेशन है, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आप देख सकते हैं। ओके, थाउजेंड्स ऑफ पीपल का डेथ हुआ है, लैक्स ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो, औरतें हो, तो इसीलिए ज़रूरी क्या है कि 2 स्टेट सोल्यूशन को लाया जाए। तो रिसेंट शिफ्ट में आप देख सकते हैं जो ग्लोबल नॉर्थ के डेवलप नेशंस है वो भी पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ड्यू टू ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो युद्ध छिड़ता है, कोई बात नहीं, कुछ दिन तक छिड़ा, कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोगों की कोलेटरल डैमेज हुई थोड़े बहुत, तो उसको एक हद तक वो जस्टिफाइबल नहीं है, लेकिन एक हद तक लोग जस्टिफाई करते हैं।
या फिर लीडर्स जस्टिफाई करते हैं, लेकिन हजारों की लाखों की तादाद में लोग मरना, डिस्प्लेसमेंट होना, इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड। सो इसीलिए क्या है, टू स्टेट सोल्यूशन को टाइम बाउंड तरीके से इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, ताकि आपकी ग्लोबल लेवल पे पीस एंड जस्टिस को मेंटेन किया जा सके, पैलेस्टीनियन कॉज को आपका मेंटेन रखा जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके क्योंकि आपका इनइक्वालिटी एनीवेयर विल थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर का एक कॉन्सेप्ट है कि कहीं भी इनइक्वालिटी हो रहा है वो वर्ल्ड के हर जगह को थ्रेट करेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि वर्ल्ड में हर पॉपुलेशन क्या हो, शांति से, प्रोस्पेरिटी के साथ रह सके। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।